हाँ जी नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। हम राजस्थान की अपनी प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो पढ़ रहे थे और ये हमारा दूसरा सेशन यानी कि दूसरी कक्षा रहने वाली है उसी संदर्भ में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वर्धजन है वहाँ से, और यहाँ कर पहली योजना अपनी रहेगी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जो कि 2013 से प्रारंभ होती है। कब से? 2013 से प्रारंभ होती हैं और रेल के द्वारा, और फिर 2016 में रेल के साथ में हवाई यात्रा भी साथ में ऐड कर दी गई थी। जब शुरू हुई थी यह 2013 में जो अपनी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना थी, तो 2013 में रेल के द्वारा थी, लेकिन 16 में से रेल के साथ में हवाई यात्रा भी सम्मिलित कर दिया गया था। विभाग के बारे में बात करें तो देवस्थान विभाग करेगा, क्योंकि तीर्थ संबंधी काम वही करता है। और पात्रता के संबंध में देखें तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 60 वर्ष से अधिक आयु हो गई हो तभी वो वरिष्ठ नागरिक कहलाएगा और वही तीर्थ करेगा ना। तो 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए और मूल रूप से आपके राजस्थान का निवासी होना चाहिए। प्रावधान है हवाई यात्रा पशुपतिनाथ, आपके काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ जी हैं, वहाँ तक आपकी क्या है हवाई यात्रा करवाई जाएगी। रेल यात्रा में देखें तो भारत के विभिन्न 15 स्थानों पर रेल यात्रा का प्रावधान किया गया है और इसमें चयन लॉटरी के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें क्या लॉटरी के सिस्टम से करवाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वृद्ध हैं ऐसे तो। और यदि वृद्ध दंपति की आयु 75 वर्ष से अधिक है तथा यदि वृद्ध महिला या पुरुष अकेले यात्रा करते हैं तथा उनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है तो यात्रा में सहायक के रूप में 21 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति का प्रावधान है। यदि कोई वृद्ध दंपति की आयु 75 ईयर से अधिक है तथा यदि वृद्ध महिला या पुरुष अकेले यात्रा करते हैं तथा उनकी आयु क्या है 70 वर्ष से आपके अधिक है, यानी कि अगर युगल दंपति है तो वो 75 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अगर सिंगल रूप से चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो वृद्ध हो तो वो 70 वर्ष से अधिक है तो अकेले यात्रा करते हैं, या फिर दंपति है जो 75 ईयर्स की है वो अगर करते हैं क्या यात्रा, तो यात्रा में आपके सहायक के रूप में 21 से लेकर 25 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति का प्रावधान किया गया है। हवाई यात्रा में सहायता का प्रावधान नहीं है, ये रेलवे के लिए ये प्रावधान सहायक के रूप में है। हवाई यात्रा में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि साथ में कोई जाए। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई। चले अब हम इनके सामाजिक कल्याण के बारे में बात करते हैं। तो वृद्धजन एवं निराश्रित कल्याण योजना है उनके बारे में देखते हैं। इस योजना में ज़रूरतमंद वृद्ध निराश्रित व्यक्तियों की समग्र देखभाल के लिए राज्य सरकार विभिन्न वृद्धा आपके आश्रम है उनके संचालन करती हैं। तो जो ज़रूरत है और ज़रूरतमंद वृद्ध जो निराश्रित हैं जिनका कोई आश्रय नहीं है व्यक्तियों के समग्र देखभाल के लिए राज्य सरकार क्या करती है, विभिन्न जो वृद्ध आश्रम है उनका आपके संचालन करती है। इन संस्थानों में आपके निवासियों की निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन और चिकित्सा सेवाएं हैं क्या है प्रदान की जाती हैं। लाभार्थियों में गरीब, निराश्रित और संतानहीन वृद्ध व्यक्ति शामिल होते हैं और साथ ही वे बुजुर्ग भी अपने बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित हैं वो भी क्या है इसमें आपके शामिल रहने वाले हैं। ओके, आगे बढ़े। सामाजिक सुरक्षा और आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ में आपकी क्या है जो आवासीय हैं, क्या चीज़ जो आवासीय सुविधाएं हैं वो आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाए। ओके, हाँ जी आगे। बेघर बुजुर्ग हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, ऐसा या निराश्रित व्यक्तियों के लिए विभिन्न आपके मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह संचालित किए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। ओके, ये तीव्रजनों के बाद अब हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा के बारे में। ये वाली योजना अपने सामाजिक कल्याण के लिए हो गई और ये योजना अपन देखते हैं सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है जो 19 नवंबर से 2007 से प्रारंभ की गई केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर है। तो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर कौन सी लाएगी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लाएगी जो 19 नवंबर 2007 में लाएगी। लाभार्थी हैं जो बीपीएल के परिवार के 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं। क्या हो गए आपके जो बीपीएल से परिवार के 60 वर्ष से अधिक लाभकारी और अधिक आयु के व्यक्ति हैं, बीपीएल परिवार वाले 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्ति,
इस योजना के लिए आप आवेदन क्या है, निःशुल्क है, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। पेंशन राशि 60 वर्ष या अधिक आयु के सभी पात्र पेंशनर को 1250 रुपये प्रति माह पेंशन देय होगा। और आपके जो 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स हैं उनके 200 रुपये प्रति माह, और 18 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स हैं उनको 500 रुपये प्रति माह केंद्रांश तथा शेष राशि राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी। तो ये विशेष रूप से राज्य के बारे में बात है, बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या दे रहा है, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 1250 में से जो 80 से अगर कम है तो 200 रुपये इसमें दे रहे हैं, अगर 80 से ज़्यादा है तो 500 रुपये क्या दे रही हैं आपके केंद्र का आंसर रहता है। सही है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें किसकी, मुख्यमंत्री आपकी वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। तो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना है, ये राज्य के द्वारा है। पात्रता इसमें ये है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और राजस्थान में रह रहा होना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए स्वयं या पति या पत्नी की नियमित आय का स्रोत नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए ना खुद का है, ना पति है, या फिर जो भी पत्नी है उनमें से नियमित आय का कोई स्रोत ही नहीं है। पति या पत्नी के समस्त स्रोतों से आर्थिक आय क्या है, 48,000 रुपये से कम ही है। तो ऐसी स्थिति में देय होगा। बीपीएल है, अंत्योदय हैं, आस्था कार्डधारी परिवार हैं, सहकारियाँ हैं, कथोड़ी हैं, खेरवा जाति के व्यक्ति हैं, ये सारे को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। तो वो अगर आप 48,000 से ज़्यादा कमाना चाहें तो बेबिंदास कमाइए, आपको फिर भी लाभकारी आपके मिलेगा। तो 55 वर्ष या अधिक आयु की महिलाएं हैं उनको 1250 रुपये, और 58 वर्ष का पुरुष है उससे अधिक है तो 1250 रुपये। एज में फ़र्क है, पैसे उतने ही हैं, पैसे उतने ही, एज में फ़र्क है 55 एंड 58, वही 3 साल का डिफरेंस जैसे शादी में है वैसे यहीं पर है। और बजट 2026-27 में विशेष योग्यजन, वृद्ध, विधवा, एकल नारी, लघु सीमांत, कृषकों दे आपके जो न्यूनतम पेंशन होती है उससे आपके 1450 रुपये करने की घोषणा की गई है। घोषणा की गई है कि विशेष योग्यजन है, चाहे वृद्ध हैं जिसमें विधवा है या एकल नारी है, लघु सीमांत कृषकों को दे न्यूनतम पेंशन राशि 1450 रुपये कर दी गई है। ओके, सर्वजन कल्याण के बारे में बात करते हैं। सर्वजन यानी कि सभी के कल्याण के लिए जो योजना है, अब वृद्धजन वाला अपना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम आर्थिक विकास के रूप में देखते हैं। तो आर्थिक विकास में गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता 2013-14 में प्रारंभ की गई। गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता, इसमें क्या था प्रावधान देखते हैं। उद्देश्य ये था जो गाड़िया लोहार हैं उनको स्वावलंबी और बनाने हेतु व्यवसाय करने में सहायता प्रदान करना, उनको स्वावलंबी बनाया जाए और उनके व्यवसाय में उनको सहायता की जाए, ये इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य था। और इस योजना के तहत व्यवसाय के लिए कच्चा माल क्रय करने हेतु जीवन में एक बार अनुदान रूप से 10,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया। जो गाड़िया लोहार हैं उनको कच्चा माल मिले, एक बार ऐसा प्रावधान कम से कम हो कि वो कच्चा माल लेकर काम करना प्रारंभ करें, स्वावलंबी बनने के लिए आगे तो बढ़े। तो सिर्फ नाम से तो स्वावलंबी बन नहीं सकते, तो योगदान देने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो एक बार के लिए कच्चा माल खरीदने के लिए 10,000 रुपये दे दीजिए, तो ये इसके लिए सहायता हो जाएगी। सामाजिक कल्याण की योजनाएं देखते हैं। तो अंत्येष्टि अनुदान योजना है। अंत्येष्टि से नाम पता चल रहा है, अंतिम जो 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि अंतिम संस्कार हेतु चिन्हित गैर सरकारी संगठनों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। देखिएगा, ये योजना आपके 2007 में प्रारंभ की गई थी, ये 2007 में प्रारंभ की गई थी। और इसके तहत जो लावारिस अपनी लाशें होती हैं, उन लावारिस जो शव होते हैं उन पे जो अंतिम संस्कार हेतु अब कोई गैर सरकारी संगठन है, कोई एनजीओ है भाई, ऐसा काम करना चाहते हैं, पुण्य का काम करना चाहते हैं, उन शवों का आपके क्या करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो उनको लिए 5,000 रुपये देने का प्रावधान करके रखा है। नवजीवन योजना के बारे में बात करें तो पात्र व्यक्ति कौन होगा। अवैध शराब में निर्माण है और भंडारण है, विक्रय में सम्मिलित व्यक्ति का या परिवार है, नवजीवन योजना उनके लिए लाई गई है। और उद्देश्य इसका ये रहने वाला है, उपयुक्त जो पात्र व्यक्तियों हैं उनको नया जीवन प्रदान करने तथा आपकी आजीविका के स्रोत उपलब्ध करवाने हेतु क्रिया संचालित की जाती है। जो अवैध शराब के निर्माण है, उसके भंडारण में, उसके विक्रय में सम्मिलित जो व्यक्ति होते हैं अवैध प्रकार की शराब में, तो उन लोगों को एक
नया जीवन देने के लिए नवजीवन योजना लाई गई है और इसका उद्देश्य ये रहने वाला है कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं उसको नया जीवन प्रदान करें और आजीविका के स्रोत उपलब्ध करवाएं ताकि ये सारे काम नहीं करें। और इसके लिए कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको ऋण अनुदान दिया जाता है, निजी शिक्षण संस्थानों में बच्चों का प्रवेश करवाया जाता है, छात्रवृत्तियाँ हैं वो आदि उपलब्ध करवाई जाती हैं। एक और योजना आती है जिसमें गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना। देखिएगा, गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग गज एवं शहरी क्षेत्रों में आपके 50 वर्ग गज भूमि आवंटन करने का प्रावधान किया गया है। तो गांव में तो 150 वर्ग गज, क्योंकि गांव में आपकी ज़्यादा ज़मीन मिल जाती है, और जो गाड़िया लोहार हैं घूमते घूमते पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं कई सदियों से, तो उनको क्या है, उनको एक सम्मानजनक जीवन बिताने के लिए, एक जगह फिक्सेट करने के लिए, तो उनके लिए आपके ये योजनाएं चलाई जा रही हैं कि 150 वर्ग गज आपके भूमि आवंटित गाँव में करवाई जाए, 51 वर्ग गज भूमि आपके शहरों में अवेलेबल करवाई जाए, ताकि एक स्थायी निवास रहकर कम से कम एक अच्छा सा आपके जीवन है जो व्यतीत कर सके। और आगे देखें तो गाड़िया लोहार परिवारों को महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना आपके गर्त, इसके अंतर्गत भवन निर्माण हेतु स्वयं का भूखंड होने पर 3 किस्तों में 1,20,000 रुपये। अब खुद का क्या गाड़िया लोहार परिवार है, महाराणा प्रताप भवन निर्माण, कौन सा प्रकार का आपके निर्माण होगा, भवन का नाम है महाराणा प्रताप भवन। तो महाराणा प्रताप भवन है, इसके लिए बना, अगर खुद के अपनी कोई स्वयं का भूखंड है उस पर अगर घर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। गवर्नमेंट आपको 1,20,000 रुपये देगी और वो 3 किस्तों में होगी, 3 किस्तों में बंटेगा तो 40,000 रुपये आपके आएगा। ओके, वो भी अलग अलग फेज में फ़ोटो खींचकर आपके ऑनलाइन किया जाएगा और उसी के आधार पर आपको पैसे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना आती है 2024 में। बात करें 22 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना आती है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि राज्य के जो विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय की स्थायी आवास उपलब्ध करवाना और जिनका पक्का मकान नहीं है उनको। ओके, इस योजना के अंतर्गत कुल 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता 3 किस्तों में, जब भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा तो उसमें 20,000 रुपये दिया जाएगा, 50,000 लिंटल तक आपकी निर्माण पूर्ण होने पर और 50,000 रुपये मकान निर्माण पूर्ण होने पर। तो बेस खड़ा हो जाएगा तो 50,000 रुपये दे देंगे और 50,000 मकान निर्माण पूर्ण होने पर दे देंगे, ताकि लास्ट में आपके जो हिसाब किताब बचा मजदूरों का वगैरह, किसी के आप जो उधार लेके आए, कोई सामान लेके सीमेंट वगैरह उसका, ठीक है, तो सारे मिला के आपके कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 1,20,000 रुपये हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 12,000 रुपये की सहायक आपके स्वच्छ जो भारत अभियान है इसके अंतर्गत सहायता दी जाएगी शौचालय निर्माण हेतु, और मनरेगा के तहत 90 व्यक्तियों दिवसों के लिए 23,920 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। तो जो मनरेगा में आपके होते हैं, नाम चलते हैं, जो आपका कार्ड चलता है, तो उस कार्ड में भी 23,920 रुपये 90 व्यक्ति दिवस में आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आपको अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है, आप इससे अपना घर स्थापित कर सकते हैं। तो ये आपके विमुक्तु, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो समुदाय हैं उनके लिए हैं। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित देखें तो आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों तक अंत्योदय राशन कार्ड आधारित प्रति परिवार हैं उनको प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम गेहूं और अन्य पात्र लाभार्थियों को प्रति इकाई, अब जो अंत्योदय राशन कार्ड धारी हैं उनको तो 35 किलो सीधा गेहूं मिल जाएगा राशन कार्ड के हिसाब से, क्या है, प्रति राशन कार्ड पर, लेकिन अन्य जो पात्र लाभार्थी हैं उनको भी देना हो तो उनको भी देंगे और वो 5 किलो प्रति व्यक्ति होगा। और जो निःशुल्क होगा, कोई रुपये नहीं होगा, 1-2 रुपये कुछ भी नहीं लेंगे, बिल्कुल निःशुल्क होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के माध्यम से भी दिया जा रहा है, और ये इसकी योजना का लाभ आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के माध्यम से भी दिया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना UNORC, ये 9 अगस्त 2019 को आई, आपकी शुरुआत हुई, और खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों के, और जो ये आपकी योजना है विशेष तौर पे मैंने राजस्थान शुरू में कहा ना, तो राजस्थान में भी जो योजना चल रही है वो साथ में, बाकी विशेष रूप से हम राजस्थान की योजना पढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र की भी ऐसी योजनाएं जो राजस्थान में इम्प्लीमेंट की गई हैं उनको भी साथ में पढ़ रहे हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है जो 9 अगस्त 2019 से शुरू हुई। इसका उद्देश्य था कि खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों को निपटना। अब जो चुनौतियां हमें दिखती हैं खाद्य सुरक्षा के लिए, इनसे निपटने के लिए ये योजना लाई गई,
एक लाभार्थी को भारत में कहीं भी स्थान पंजीकृत होने के बावजूद अपने भोजन के अधिकार का उपयोग करने में अनुमति मिलेगा। तो चाहे वो राशन कार्ड कहीं का भी हो, लेकिन कहीं भी पूरे भारत में उसे आपके अनाज उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। गिव अप अभियान, ये 1 नवंबर 2024 को शुरुआत की गई थी गिव अप अभियान की। ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था। इसमें प्रमुख रूप से यही था, अगर किसी के पास आपके पर्याप्त संसाधन हैं तो आप क्या करो, अपना वॉकआउट कर लीजिए, गिव अप कर लीजिए, और ये 5 किलो राशन है ये मत लीजिए, ये तुच्छ हरकत मत कीजिए अगर आप समृद्ध हैं तो उनके लिए ये कहा गया कि कर लीजिए, वरना आपको ऐसा भरवाई करवाएंगे कि बढ़ते बढ़ते रह जाओगे। देखिए क्या है, राज्य में अपात्र लाभ प्राप्त न हो, अपात्र को लाभ प्राप्त न हो, पात्र लाभ से वंचित न हो, इसके उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल सक्षम व्यक्तियों से स्वैच्छिक रूप से अपना लाभ छोड़ने के लिए आह्वान किया गया। ठीक है ना। और वरना जो भाव चल रहे हैं 2700-2800 रुपये के, इस हिसाब से आपसे 1 क्विंटल के भरवाए जाएंगे। ठीक है। तो सब ने छोड़ना ही मंजूर समझा और काफ़ी संख्या में आपके छोड़ा भी गया। अल्पसंख्यकों का कल्याण, अब हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उनके कल्याण से संबंधित योजनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, पूर्व में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। ठीक है। यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी विकास। क्या किया जाए, बुनियादी विकास है, ये बुनियादी विकास का कार्य किया जाए। ठीक है। और ये योजना विशेष रूप से 16 अधिसूचित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 2 जिला मुख्यालयों पर 15 खंडों पर और 17 नगरों में स्वास्थ्य, कौशल विकास और शैक्षिक अवसंरचना के निर्माण पर केंद्रित है। 1 अप्रैल 2022 से इस योजना को पूरे राज्य में सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के 15 किलोमीटर की परिधि में न्यूनतम 25% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की होनी चाहिए। तो इस योजना के तहत सहायता करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में 15 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 25% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की होनी चाहिए। और 1 अप्रैल 2022 से इसे योजना को पूरे राज्य में सभी जिलों में प्रस्तावित कर दिया गया था। शुरू में ये पूरे में नहीं थी। और अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना। मदरसों की आधारभूत जो संरचना है उसके विकास और आवश्यकता अनुसार भौतिक सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए। प्राथमिक स्तर के मदरसे हेतु 15 लाख रुपए दिए गए अधिकतम, और उच्च जो प्राथमिक स्तर के मदरसे हैं उनके लिए 25 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया। तो प्राथमिक के लिए 15 लाख और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 25 लाख, और उक्त राशि में से 90% राज्य सरकार और 10% मदरसा प्रबंधन समिति के द्वारा वहन किया जाएगा। बहुत सारे पैसे इनको दिए गए, देख सकते हो। ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब ऐसा हुआ था। ठीक है ना। चिकित्सा स्वास्थ्य योजनाएं देखते हैं। अब हमारा वर्ग चेंज होता है। अब हम बात करते हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यह अशोक गहलोत जी के टाइम की योजना है, उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। ओके। तो इस योजना में क्या था आपके, ये योजना आपके मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से चलती थी, लेकिन 19 फरवरी 2024 को नाम परिवर्तन किया गया। जैसे ही नई गवर्नमेंट बनती है दिसंबर के महीने में, तो फिर फरवरी में ये इम्प्लीमेशन किया जाता है, नाम चेंज किया जाता है। सबसे पहले तो यही काम होना चाहिए कि नाम बदलो। नाम बदलोगे तो अपने आप ही टैग लग जाएगी, वही काम नई गवर्नमेंट कर रही है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे माँ योजना के नाम से कह सकते हैं, मतलब शॉर्ट में माँ योजना के नाम ऐसे हो गए क्योंकि मुख्यमंत्री ए फॉर आयुष योजना, आयुष्मान, ए आरोग्य और योजना, तो माँ योजना। ओके। तो 19 फरवरी 2024 को, और प्रारंभ हुई थी ये मजदूर दिवस के दिन 1 मई 2021 को। तो नोडल एजेंसी कौन सी है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। ठीक है। उद्देश्य इसका यही था कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को, सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के प्रत्येक परिवार को 25 लाख के कैशलेस आपकी बीमा की सुविधा प्रदान की जाए। और पात्र परिवार कौन सा होगा देखिएगा, निःशुल्क बीमा प्रीमियम के लिए
जो देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसमें आपके शामिल होना चाहिए, तथा सामाजिक आर्थिक जनगणना SECC में आपके 2011 में लाभान्वित या पात्र परिवारों को, लघु और सीमांत किसानों को, वरिष्ठ नागरिक जो 70 से अधिक आयु वाले हैं, संविदा कर्मियों को, कोविड-19 आपके अनुग्रह योजना के लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। बजट 2000 घोषणा 2023-24 के अनुसार अब EWS परिवारों को भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, शुल्क सहित। मुफ्त में तो इनको दिया जाएगा। अगर खाद्य शुल्क में नाम ही नहीं है, आर्थिक जनगणना में भी नहीं है, ठीक है, तो योजना के प्रीमियम राशि 1965 रुपये प्रति वर्ष, परंतु राज्य सरकार का कोई भी नागरिक 850 रुपये में प्रति परिवार की वार्षिक राशि का भुगतान कर योजना में शामिल हो सकता है। विशेष रूप से बात देखें तो इसमें आपके 136 करोड़ परिवार पंजीकृत हैं। राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 25 लाख का कैशलेस बीमा कवरेज की सुविधा, जिनमें 5 लाख रुपए बीमा मोड में और 20 लाख रुपए आपके ट्रस्ट मोड में होते हैं। साथ ही अंग प्रत्यारोपण और कोक्लियर आपके इम्प्लांट्स हैं, इसके लिए आपके विशेष पैकेज के शामिल हैं, और अन्य राज्यों में प्रतिपूर्ति विकल्प भी उपलब्ध हैं। इस योजना के नए चरण में प्रति परिवार 2370 रुपये का प्रीमियम निर्धारित किया गया, और जो योजना में 2179 आपके पैकेजों को कवर करता है, और 2002 पैकेज बीमा मोड में और 177 पैकेज ट्रस्ट मोड पर अवेलेबल रहेंगे। तो 2002 प्लस 177 हो गए 2179, जो 2370 रुपये में निर्धारित हैं। इस योजना के अंतर्गत पैनल में सम्मिलित चिकित्सालयों में कैशलेस IPD चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अस्पताल में भर्ती होने की 5 दिन पूर्व से 15 दिवस पश्चात का इलाज का खर्चा निःशुल्क होता है। तो 5 दिन पूर्व और 15 दिन पश्चात। 2024 के बजट में घोषित किए गए आपके 73 डे केयर कैंसर उपचार पैकेज को इसमें योजना में शामिल किया गया। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार इस योजना में विभिन्न सर्जरी, मानसिक स्वास्थ्य, आयुष तथा जेरियाट्रिक जो वृद्धजन देखभाल में संबंधित 132 नए पैकेज शामिल किए गए हैं। ओके, योजना के तहत परिवार का पंजीकरण जन आधार के माध्यम से किया जाता है। इस योजना में उम्र, आय और परिवार सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो योजना में उम्र है, आय और परिवार सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है। अप्रैल 2025 से राज्य में इनबाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अन्य प्रदेश हैं उनके लाभार्थियों को भी, और दिसंबर 2025 में आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रदेश के लाभार्थियों को अन्य राज्य में माँ योजना के तहत आपके कैशलेस उपचार प्रदान किया जा रहा है। सो ये योजना रहने वाली है आपकी। देखिएगा, हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की, जिसकी आपके नाम परिवर्तन करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया 19 फरवरी 2024 को। ये शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी, जिसका नोडल आपके विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रहने वाला है। इसका उद्देश्य यही है कि आपके प्रति जो व्यक्ति हैं यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का कैशलेस बीमा की सुविधाएं प्रदान की जाए, और निःशुल्क बीमा प्रीमियम में मिला गया जिनको आपके NFC में, और 2011 के SEC आपके जो सामाजिक आर्थिक जनगणना है उसके लाभान्वित पात्र या परिवारों को, लघु और सीमांत किसानों को, वरिष्ठ नागरिकों को, 70 वर्ष से अधिक आयु वाले को, संविदा कर्मियों को, कोविड-19 के अनुग्रह योजना के लाभार्थी को मुफ्त आपके स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। 23-24 में EWS भी इसमें शामिल कर दिए गए थे। शुल्क रूप में देखिएगा, शुल्क सहित 850 रुपये प्रीमियम के साथ होता है। ओके, 100 आपके 1.36 करोड़ परिवार इसमें पंजीकृत हैं। 25 लाख का कैशलेस बीमा है, जिसमें से आपके 5 लाख बीमा मोड पर और 20 लाख रुपए आपके ट्रस्ट मोड पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो देखी हैं। 5 दिन पहले और 15 दिन पश्चात तक का इलाज। 132 नए पैकेज शामिल किए गए हैं 25-26 आर्थिक समीक्षा के अनुसार। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये 1 मई 2022 यानी कि उस योजना से, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से ठीक 1 साल बाद में ये योजना लाई गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं मुख्यमंत्री जो आपके
निःशुल्क जांच योजना थी, इसके विस्तार में शुरू की गई। तो उनको जोड़कर ये योजना बनती है कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोग राजस्थान योजना। जो दवा वाली योजना थी ये कब आई? 2 अक्टूबर 2011 को। और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना ये 7 अप्रैल 2023 को। मिला के इनको मिलाकर ये हो गई योजना। ठीक है, 2 अक्टूबर 2011 वाली निःशुल्क दवा के बाद में 2 जांच 7 अप्रैल 2013, और फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना आती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना शुरुआत 1 मई 2022 से होती है। प्रावधान इसमें इस योजना के तहत मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य हैं, जैसे कि CHC कहते हैं उसे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है PHC कहते हैं उसे, और उप स्वास्थ्य केंद्र है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आने वाले सभी इंडोर एंड आउटडोर जो मरीज हैं उसको निःशुल्क आवश्यक जो दवाएं हैं और जांच है उनकी सुविधाएं प्रदान की जाए। इस योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक दवा सूची हैं 1238 दवाइयाँ हैं और 428 सर्जिकल आइटम्स हैं। 156 क्या है? सूजर्स आइटम है जो सूचीबद्ध हैं। तो 1238, 428 सर्जिकल आइटम्स हो गए, 156 आपके हो गए सूजर्स आइटम्स। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, राज्य सरकार के द्वारा संपूर्ण राज्य में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक और बालिकाओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना प्रारंभ की गई। इस योजना हेतु पात्रता देखें तो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक या बालिका को तात्पर्य से ऐसे बालक बालिका से हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भारत सरकार की दुर्लभ जो बीमारियां हैं, किसकी? भारत सरकार की। तो बीमारियों के अंतर्गत आपके राष्ट्रीय जो नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। आवेदन राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 3 वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में रह रहा होना चाहिए। तो 2 में से 1 होना चाहिए कोई भी, या तो मूल निवासी हो या फिर 3 वर्ष से अधिक समय से राज्य में रह रहा हो। योजना का प्रावधान है कि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित को 50 लाख रुपये तक उपचार दुर्लभ बीमारी निधि से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 5000 रुपये प्रति माह दुर्लभ बीमारी निधि से देय होगा। योजना के पहले चरण में आपके JK लोन अस्पताल जयपुर, ये इम्पोर्टेंट है, और एम्स जोधपुर को अधिकृत किया गया है। तो ये वाली जो है इसमें प्रथम चरण में JK लोन अस्पताल जयपुर और एम्स जोधपुर को अधिकृत किया गया है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं एग्जाम में आएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माह वाउचर योजना, ठीक है। तो माह वाउचर योजना, ये माह से ये हो गया आपके M फॉर मुख्यमंत्री, A फॉर आयुष्मान, A फॉर आरोग्य, और वाउचर योजना। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य बजट है जो 24-25 में राज्य के पात्र गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के आपके उद्देश्य से अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना प्रारंभ की गई, और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग इसका आपकी नोडल एजेंसी रहेगी। और ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाओं IEC के रूप में संचालित की जा रही है। लाभार्थी यानी देखिए महिला हैं जो राजस्थान की निवासी हो या कम से कम 3 माह की गर्भवती हो। ऐसे नहीं है कि 5-7 दिन की हुई चलो सोनोग्राफी करने, 15 दिन की हुई चलो सोनोग्राफी करने, ठीक है ना। तो 3 महीने तो कम से कम होनी चाहिए। महिला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की लाभार्थी हो, ठीक है ना। तो ये वाली है जो योजना, इसमें से भी अभियान की लाभार्थी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पंचायत योजना देखिएगा, 7 अप्रैल 2025 को चिकित्सा विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना शुरू की गई, जिसमें राजस्थान सरकार के उत्तम स्वास्थ्य उत्तम ग्राम उत्तम होगा राजस्थान के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन याद कर लेना कि उत्तम स्वास्थ्य उत्तम ग्राम उत्तम होगा राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए कौन सी योजना लाई गई? तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना लेके आई थी 7 अप्रैल 2025 को चिकित्सा विभाग के द्वारा। इस योजना के तहत आपके 10 प्रमुख जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, इन 10 हेल्थ इंडिकेटर्स के जारी किए गए हैं, और इन आपके 10 हेल्थ इंडिकेटर्स में 100% उपलब्धि हासिल करने वाली पंचायत जो ग्राम पंचायत उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं ये भी हम देखेंगे। तो साथ ही हर ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत को 10 इंडिकेटर्स पर खरा उतरने पर प्रमाण पत्र व पुरस्कार दिया जाएगा, प्रत्येक ब्लॉक पर एक पंचायत को। 10 हेल्थ के आपके इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बताएं तो TB मुक्त ग्राम होना चाहिए, संस्थागत प्रसव होना चाहिए, 100% प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं 12 सप्ताह का
आपके ANNC पंजीकरण व जाँचें होनी चाहिए। टीकाकरण 100% होना चाहिए। हाइपर टेंशन डायबिटीज स्क्रीनिंग है 100% होनी चाहिए। माँ योजना कार्ड एवं आपकी PMJY कार्ड का वितरण होना चाहिए 100%। टोबैको मुक्त ग्राम होना चाहिए 100%। ये तो होना से रहा। नागरिकों को स्वास्थ्य जांच 60 साल से आपके अधिक उम्र वालों की, मोतियाबिंद की जांच और उपचार 100% और खसरा का टीकाकरण। ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएगी, पर ये बहुत मुश्किल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, देखिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM को भारत सरकार के द्वारा 2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में शुरू किया गया और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2023 में शुरू कर दिया गया था। ग्रामीण जो स्वास्थ्य मिशन था जो 2005 में शुरू हुआ था और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन था जो वर्ष 2013 में शुरू हुआ था, इनको मिलाकर क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया था, नेशनल हेल्थ मिशन कर दिया गया था 2013 में। NHM का प्रमुख घटक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना है। एक है RHNCH+ आपकी A, तो रिप्रोडक्टिव मैटरनल रिनोटेल चाइल्ड प्लस एडल्ट, प्रजनन मातृ नवजात बाल व वयस्क स्वास्थ्य। तो प्रजनन आपके रिप्रोडक्टिव और मातृ मैटरनल और साथ में नवजात और बाल वयस्क स्वास्थ्य और साथ में संचारी व संचारी रोग, इनको क्या है स्वास्थ्य प्रणाली में मजबूती करना है। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना है RJSSY, ये 12 सितंबर 2011 में प्रारंभ की गई। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी व शिशु की सुरक्षा व स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए शिशु जो मृत्यु दर है प्रसव के दौरान उच्च मातृत्व जो मृत्यु दर है इसको कम करने के लिए की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PM अभियान, आपकी क्या है PM अभीम। ठीक है, तो देखिएगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जो 25 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हुआ, इस मिशन का उद्देश्य था भारत की सार्वजनिक जो स्वास्थ्य अवसंरचना है इसका विस्तार करना और सुदृढ़ीकरण करना। यह मिशन भविष्य की महामारियों को प्रभावी ढंग से निपटने और प्रत्येक जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए पर केंद्रित है। कौन सी? आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है जो 25 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वास्थ्य टेलीमेडिसिन। देखो, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विभाग ने ये प्रारंभ किया है। इसमें साल 2018 में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत शुरू की गई हब एंड स्पोक मॉडल भी कहते हैं इसे। टेली मेडिसिन के उपयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सामुदायिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2 प्रमुख पहल शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा प्लेटफॉर्म ई-संजीवनी, ये जो रोगी को घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी परामर्श देने हेतु, और ई-संजीवनी आपके OPD थी, ऊपर वाले OPD पोर्टल हो गया। वो पोर्टल ऐसा होगा कि रोगी है उसको घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी परामर्श देने के लिए की गई थी। और एक थी ई-संजीवनी EHWC टेली कंसल्टेशन। इसमें क्या है, निम्न श्रेणी की चिकित्सा संस्थान द्वारा उच्च श्रेणी की संस्थान से आपके टेली परामर्श देने हेतु। ये चीज़ ई-संजीवनी आपके HWC के अंदर थी और ई-संजीवनी आपकी OPD थी। OPD ये थी रोगी को घर पर स्वास्थ्य देने के लिए। तो ये होगी आपकी टेलीमेडिसिन। इसमें क्या आपको देखिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत शुरू की गई थी। दोनों आपके CDSC द्वारा विकसित हैं। दोनों क्या है, CDSC द्वारा आपके विकसित हैं। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत 1 मई 2013 से शुरू हुई। राज्य सरकार के लोगों विशेषकर कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य स्तर को सुधार में ध्यान देने के लिए किया गया था और इसके लिए संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने और समाप्त करने के साथ साथ उपचारात्मक और आपके निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लाया गया था 1 मई 2013 को।
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS की तर्ज पर राज्य में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 1 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी। आपकी केंद्र की सेंट्रल गवर्नेंस हेल्थ स्कीम थी, उसी के आधार पर राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों जैसे राज्य के जो माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, सरकारी सेवारत कर्मचारी हैं और उस राज्य सरकार के जो निकाय हैं, बोर्ड हैं, निगम हैं, उसके कार्मिक हैं, पेंशनर्स हैं, उनको इंडोर और आउटडोर जांच की कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं सभी राजकीय चिकित्सालयों अनुमोदित जो निजी चिकित्सालय हैं, निजी जांच केंद्र में प्रदान की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 जुलाई 2004 और उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारी असीमित कैशलेस आपकी चिकित्सा प्राप्त करने के हेतु आपके पात्र रहेंगे। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा उपचार के लिए सम्मिलित हैं। तो बहुत ही तगड़ी योजना इनके लिए है। और देखो अब राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना थी। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के बारे में बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 से भी यही प्रारंभ हुआ था और राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 1 मई 2021 से प्रारंभ की थी। से बीमित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जो सेम यही थे माँ योजना के तहत जो शामिल थे। इसी में जो इन्हें आज कंटिन्यू किया गया था। बीमित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरू की गई थी और 19 फरवरी 2024 को इसका योजना का नाम बदलकर आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया था, ताकि राजस्थान स्टेट का और ज़्यादा डेवलपमेंट हो और ज़्यादा आगे बढ़े। क्यों, नाम बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत आगे जाता है देश राज्य। मैं तो कहता हूँ नाम बदलने से याद आता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका भी नाम चेंज कर दो, ठीक है ना। अगर ए नाम है तो उसका बी कर दो, बी नाम है तो सी कर दो, सी रखना चाहिए, सी अच्छा नाम है वैसे। चलिए योजना के मुख्य बिंदु देखें तो लाभार्थी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना के सभी बीमित परिवार हैं, इसमें शामिल रहेंगे, लाभार्थी रहेंगे। 5 आपके विद्युत कंपनियों के वे सभी विद्युत कर्मी जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना दोनों में कवर नहीं करते हैं, तो उनको भी समस्त जो परिवार हैं उनको शामिल किया जाएगा। बीमित परिवार का 1 साल तक की आयु का शिशु जिसका नाम जन आधार में आपके कार्ड में नहीं है, वो उसको भी शामिल किया जाएगा। और RGHS के तहत पंजीकृत जो परिवार हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। संचालन है राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संचालन करता है राज्य बीमा एवं आपके प्रावधायी निधि विभाग है, वो संचालन करेगी। प्रावधान देखिएगा, लाभार्थी परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना के कारण हाथ है, पैर है, आँख है, स्थायी रूप से पूर्ण रूप से आपके क्षति पहुँचती है, तो इस स्थिति में 10 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। इस योजना में बीमित परिवार को दुर्घटनाओं तथा आपके सड़क दुर्घटनाओं में ऊंचाई से गिरने के कारण, मकान ढहने के कारण या डूबने से, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से, बिजली के झटके लगने से या फिर जलने से कोई भी मृत्यु होती है या फिर किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है, तो इसके लिए योजना का लाभ देय होगा। देखिएगा 10 लाख रुपए तक का प्रावधान रहेगा, उस हिसाब से उस मात्रा में दिया जाएगा किस प्रकार की घटना घटित हो रही है, ठीक है ना। तो हम भुगतान में देखते हैं और हमने देख लिया कि कारण कौन कौन से है, क्या चीज़ होती है। अब जैसे कि कोई परिवार है, बीमित परिवार की दुर्घटना होती है, जैसे उसमें सड़क की दुर्घटना हो जाती है या फिर कोई ऊंचाई से गिर जाता है, मकान ढहने के कारण हो जाता है, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से हो जाता है, या बिजली के झटके हैं, ये झटके हैं, या जलने से किसी प्रकार की मृत्यु या क्षति होती है, तो वो योजना का लाभ होगा। देखो, दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर या फिर एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये, दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एक पैर कोई भी जोड़ा हो जाए, चाहे एक हाथ है, एक आंख है या एक पैर है, एक आंख की पूर्ण क्षति होती है, तो उससे आधार पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाथ या पैर, आंख की संपूर्ण क्षति होने पर किसी एक की होने पर 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख, 2 की होने 3 लाख, आदमी 2 चले जाए 10 लाख, एक जाए तो 5 लाख रुपये, ठीक है। तो ये योजना है। एक मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है, जो बजट 2021-22 में जो घोषणा हुई थी, इसमें अनुपालना में 6 सितंबर 2022 को चिरंजीवी
चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ किया गया था 21 अगस्त 2024 को। इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना कर दिया गया। ये इसका क्रियान्वयन करते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। सड़क उद्देश्य है सड़क दुर्घटना में होने वाली जो मृत्यु है उन दरों को कम करने के लिए। अब इसका नाम क्या है? आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इसमें देखिएगा, ये अच्छी योजना है। इसमें सड़क हादसे होते हैं उसमें घायल व्यक्ति को राजकीय या निजी अस्पतालों में 72 घंटों तक निःशुल्क और आपातकालीन उपचार मिल सकेगा। तो कोई दुर्घटना हुई सड़क पर, उस पर तुरंत आपके 72 घंटों तक, कोई राजकीय हो चाहे निजी हो, किसी भी अस्पताल में निःशुल्क आपातकालीन उपचार मिलेगा। ये सुविधा राजस्थान के बाहर के नागरिकों हेतु भी उपलब्ध है। अगर बाहर का नागरिक है राजस्थान से, उसके लिए भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शामिल निजी अस्पताल घायल व्यक्ति का इस योजना के अंतर्गत इलाज करा सकेंगे और घायलों को किसी प्रकार की पहचान या पात्रता बताने की आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस को भी आवश्यक कार्यवाही के लिए इलाज के करने के बाद ही सूचित किया जाएगा। पहले क्या था, आवश्यकता कि पहले आप सूचित करो भाई ये होगी दुर्घटना वगैरह, जब तक पुलिस पहुंची तब तक तो सल्टारा हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को प्रावधान किया गया कि अब फॉर्म भरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो वेंटिलेटर पे है मुन्ना भाई, अब फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ना पुलिस को सूचित करने की ज़रूरत है। इस योजना के माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये इनाम और प्रशस्ति पत्र। अब कोई कहते हैं हमें क्या मिलेगा, अब कुछ तो है बेचारे श्रद्धावास इंसानियत के नाते कर देते हैं। अगर फिर भी लगता है आपका नुकसान हो रहा है, कितना का हो जाएगा, 5-10 हज़ार का कितना होगा, तो 10,000 तो गवर्नमेंट दे रही है, प्रशस्ति पत्र अलग से दे रही है आपको। संबंधित अस्पताल को गैर लाभार्थी घायल के उपचार पर खर्च का भुगतान राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। संबंधित जो अस्पताल को गैर लाभार्थी घायल के उपचार पर खर्च का भुगतान कौन करेगा? राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। खर्च की राशि का पुनर्भरण त्रैमासिक आधार पर परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा जीवन रक्षा योजना कोष है गोल्डन हावर से किया जाएगा। अगर मरीज मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना अंतर्गत पात्र नहीं है तो भी 72 घंटों तक उसे निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा और 72 घंटे के बाद मरीज को राजकीय अस्पताल में रेफर किया जाएगा। अथवा मरीज स्वेच्छा से अगर स्वयं के खर्चे पर निजी अस्पताल में आगे का उपचार करवाना जारी रखना चाहता है तो रख सकता है। वरना क्या है, 72 घंटे के बाद शिफ्टिंग की जाती है चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत। अगर वो बीमा योजना नहीं है तो आपकी शिफ्टिंग होगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुद स्वेच्छा से अगर शिफ्टिंग नहीं करवाना चाहते हैं, रेफर नहीं होना चाहते, तो आप अपने जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें भी आप इलाज ले सकते हैं। इस प्रकार की योजना रहेगी। और इस योजना का नाम एक बार फिर से देखते हैं क्या है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, जो पहले किस नाम से थी? चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का नाम था। अब जीवन रक्षा के नाम पर जीवन रक्षा योजना तो है, लेकिन चिरंजीवी की जगह आयुष्मान मुख्यमंत्री आयुष्मान आ गया है, ठीक है ना। चलिए अगली योजना देखते हैं, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना। बेचारे पत्रकार आज के समय में कितना काम करते हैं, बिल्कुल मेकअप वेकअप नहीं करते हैं, सीधा अपने टीवी पे आकर सिर्फ अपना थोपड़े से कोई मतलब नहीं है, न्यूज़ों से सटीकता तो मतलब है। किसी एक पक्ष का तो कभी इन्होंने साथ तक नहीं दिया, दोनों पक्षों में लग जाते हैं, किस प्रकार से संतुलन बनाए रखे हैं। आज का जो हमारा स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इनको तो सभी को भारत रत्न का अवार्ड देना चाहिए। चलिए 28 मार्च 2025 को भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय विकास और सुशासन जो उत्सव के दौरान पत्रकारों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो किया जाएगा, नोडल विभाग वही रहेगा, सूचना और जनसंपर्क विभाग। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा अधिस्वीकृत समस्त पत्रकार एवं उनके परिवार के सदस्य पात्र होंगे। योजना के प्रावधान क्या क्या देखेगा? 10 लाख रुपए तक के प्रति वर्ष चिकित्सा और व्यय की सुविधा प्रदान होगी। और साथ में इस योजना के अंतर्गत मातृत्व चिकित्सा अंतर जो रोगी उपचार हैं, आईपीडी व अन्य चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। तो 10 लाख रुपए प्रति वर्ष चिकित्सा आपके व्यय सुविधाएं प्रदान की जाएगी, ये इसका मुख्य प्रावधान है। 2025 में आती है ये 28 मार्च राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण पहले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो आयुष्मान वय वंदना योजना है 29 अक्टूबर 2024 को। यह योजना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का आपकी कवरेज प्रदान करते हुए कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करता है। आयुष्मान वय वंदन जो वरिष्ठ हैं आपके 50 वर्ष से 70 वर्ष से अधिक हैं और उनको 5 लाख रुपए तक का आपकी कवरेज प्रदान किया जाएगा, कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। शुद्ध आहार मिलावट पर भार 15 फरवरी 2025 में, जो कि डालडा घी डालते हैं
गेहूँ डालडा घी डालने वालों पर कार्रवाई होगी। कैसे? राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए चलाया गया अभियान है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। मिशन मधुहारी कार्यक्रम। अब क्या है, आप जो दूध पी पाएंगे तो उसमें 2 गिलास पानी कम होगा, पानी तो कम होगा, ठीक है। राज्य के टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित रोगियों हैं उनके स्वास्थ्य की सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मिशन मधुहारी कार्यक्रम शुभारंभ 29 नवंबर 2024 को जिला चिकित्सालय नागौर से शुरू किया गया था। मिशन मधुहारी कार्यक्रम, ओके। मिशन मधु नेत्र के बारे में बात करें, 2023 से शुरू है। इसके अंतर्गत राज्य के मधुमेह रोगियों में डायबिटीज रेटिनोपैथी की जांच प्रारंभिक चरण में 5 चिकित्सा संस्थानों तथा जिला चिकित्सालयों पाली, ब्यावर, करौली, जालोर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देशनोक, बीकानेर में प्रारंभ की गई। तो ये आपको याद रखना है कि मिशन मधुमेह है, ये 5 चिकित्सा संस्थानों और जिला चिकित्सालय पाली हैं, ब्यावर हैं, करौली हैं, जालोर हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देशनोक है जो बीकानेर में पड़ती है। तो पाली, ब्यावर, करौली, जालोर और देशनोक बीकानेर में प्रारंभ की गई थी। कौन सी? आपकी मिशन मधु नेत्र 2023। ग्रामीण विकास की योजनाएं देखते हैं अब। राज्य में ग्रामीण विकास के हेतु राज्य सरकार के द्वारा पृथक से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना 1 अप्रैल 1919 को की गई। ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई थी ताकि ग्रामीण विकास को राज्य सरकार पृथक से अलग करके उनका विकास किया जाए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती संस्थानों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है जो इस प्रकार से रहेगी। देखिएगा, ग्रामीण विकास हेतु राज्य में संचालित योजनाएं हैं, कार्यक्रम है भारत सरकार द्वारा प्रायोजित। देखिएगा, आजीविका परियोजना है जिसे राजीविका नाम से, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा है जिसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, अब जी राम जी हो गया है। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन हो गया आपका। सांसद आदर्श ग्राम योजना हो गया। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित हैं। और सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो गृह मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो गया। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन आपके मिशन हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला हो गया, ठीक है, मनरेगा हो गया और राजीविका, ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा देखें तो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष है, MLA लैंड आपके लैंड्स है, मेवात क्षेत्र विकास कोष है, विकास कार्यक्रम है, स्व विवेक जिला विकास योजना है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना है, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना है और अन्नपूर्णा रसोई योजना है जो ग्रामीणों में चलाई जाती है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, अभियान 2.0 जो ग्रामीणों के लिए है। प्रशासन गाँव के संग अभियान है। ये सारी चीज़ें तो हम स्टार्ट करते हैं अपने केंद्र वाली से, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका से। तो राज्य में समस्त आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने हेतु, राज्य में जो समस्त आजीविका कार्यक्रम है उनको क्रियान्वयन करने हेतु राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के अधीन, जो ग्रामीण विकास विभाग किसके अधीन है? ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है राजीविका। राजीविका की स्थापना अक्टूबर 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में हुई थी। एक स्वायत्त परिषद के रूप में अक्टूबर 2010 में राजीविका की स्थापना हुई थी और ये परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है। तो ये परिषद आपकी सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है। अक्टूबर 2010 में आपके ये एक स्वायत्त परिषद के रूप में किसके अधीन? ग्रामीण विकास विभाग के अधीन। ये राजीविका का आपके स्वयं सहायता समूह हैं, उनको स्थानिक संरचनाओं के सहयोग से सभी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कार्यरत है। आपके स्वयं सहायक समूह हैं, उनके सहायता से उन संस्थानों की संरचनाओं के सहयोग से सभी ग्रामीण आजीविका जो कार्यक्रम उसे क्रियान्वयन हेतु आजीविका काम करती है, राजीविका काम करती है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। लखपति दीदी योजना के बारे में आप देखेंगे तो 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी पहल संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक घरेलू आय प्राप्त करने में मदद करना है। तो 1 लाख रुपये आपसे अधिक जो वार्षिक घरेलू आय है उसे प्राप्त करने में मदद करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। ये स्वयं सहायता समूह के सदस्य होती हैं जिसके वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये या इससे अधिक होती है। आय की गणना ऐसे कम से कम 4 कृषि सीजन अथवा व्यावसायिक चक्रों के लिए की जाती है जिसमें औसत मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो ताकि उसकी निरंतरता बनी रहे। तो कम से कम 4 कृषि सीजन अथवा व्यावसायिक चक्रों के लिए की जाती है जिसमें औसत मासिक 10,000 रुपये से अधिक हो ताकि उसकी निरंतरता बनी रहे। बैंक ऋण के बारे में देखें, ये सारी
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के अंतर्गत है लखपति दीदी योजना हो चाहिए। अब हम बात करते हैं बैंक ऋण। स्वयं सहायता समूह के लिए 20 लाख रुपए तक बिना किसी रहन के बैंक ऋण ब्याज अनुदान महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गए सभी ऋण पर बैंकों की ब्याज दर और 7% के बीच के अंतर को कवर करने के लिए प्रति स्वयं सहायता समूह के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ये था बैंक ऋण। बैंक ऋण क्या है? स्वयं सहायक समूह है, उनके लिए 20 लाख रुपए तक के बिना किसी रहन के, यानी कि किसी प्रकार की गिरवी नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार की पूछा था कि यहाँ पर यानी कि कोई जो है 20 लाख रुपए का बिना किसी रहन के, और ब्याज अनुदान महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा बैंकों और वित्तीय जो संस्थानें हैं उनके लिए सभी ऋण पर बैंकों की ब्याज दर और 7% के बीच के अंतर को कवर करने के लिए प्रति स्वयं सहायक समूह उसमें अधिकतम 3 लाख रुपए का ब्याज प्रदान अनुदान दिया जाएगा। नमो ड्रोन दीदी योजना है। नमो दीदी ड्रोन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2023 को की गई थी। ये नमो ड्रोन दीदी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य देखो तो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को कृषि सेवाएं प्रदान करने हेतु ड्रोन तकनीकी से लैस करके उन्हें सशक्त करना है, और साथ में बेहतर दक्षता, बढ़ी हुई फसल उपज है, संचालन की कम लागत के लिए कृषि में उन्नत जो तकनीकी है उस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, साथ में स्वयं सहायता समूह को ड्रोन सेवा प्रदाताओं के रूप में सशक्त बनाना ताकि उनकी आय में बढ़े और उनकी आजीविका सहायता प्रदान की जा सके। स्वयं सहायता समूह को ड्रोन सेवा प्रदाताओं के रूप में सशक्त करना है ताकि उनकी आय बढ़ती रहे। इस योजना का उद्देश्य 2024-25 से 25-26 के अवधि के दौरान 15,000 चयनित महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को कृषि उद्देश्यों, वर्तमान में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के लिए क्रय की सेवाएं प्रदान की जाए करने हेतु ड्रोन प्रदान करना। इस योजना के उद्देश्य से आपके 24-25 हैं और 25-26 की अवधि के दौरान 15,000 चयनित स्वयं सहायता समूह हैं उनको कृषि उद्देश्य से वर्तमान में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के लिए किराए की सेवाएं प्रदान करने हेतु ड्रोन प्रदान करना है। इस पहल से प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आय उत्पन्न होने की उम्मीद है, ताकि ड्रोनों को किराए पर चढ़ा सके और जो तरल उर्वरक है, कीटनाशक हैं, उनके उपयोग के लिए मिल सके। प्रमुख परिचालन घटक देखिएगा। यह योजना केंद्र सरकार पर कृषि और किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय ये समन्वित रूप से सारे काम करेगी, क्योंकि ड्रोन भी इस पे काम हो रहे हैं, उर्वरक भी इसमें काम हो रही हैं, और महिलाओं का और बाल विकास से तो वैसे मंत्रालय होगा, साथ में कृषि से संबंधित है तो कृषि मंत्रालय भी होगा, ग्रामीण से संबंधित ग्रामीण का विकास विभाग होगा, तो सारे को समन्वय चाहिए होता है। इस योजना के तहत ड्रोन है और सहायक उपकरण है। सहायक शुल्क की लागत का 80% केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में अधिकतम 8 लाख रुपए तक राशि महिला स्वयं सहायक समूह को पैकेज के रूप में ड्रोन की खरीद के लिए प्रदान की जाएगी। ठीक है, 80% आपकी केंद्रीय वित्तीय सहायता मिलेगी, अधिकतम 8 लाख रुपए तक की, ताकि वो क्या ड्रोन पैकेज है वो खरीद सके समूह है वो। महिला स्वयं सहायक समूह के सदस्यों में से एक को 15 दिन के लिए प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। अब कोई इंटेलिजेंट लगती है, होशियार है, पढ़ाकू है, तो उसे एक्सपीरियंस लगती है, तो महिला स्वयं सहायक समूह के सदस्यों में से किसी को एक को 15 दिन के प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। सोलर दीदी योजना के बारे में बात करते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा बजट घोषणा में वित्तीय वर्ष 25-26 में 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित कर सोलर ऊर्जा के बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। तो 25-26 में ये आपकी घोषणा करके 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किए जाएंगे। राजीविका इस योजना के स्वयं सहायक समूह के माध्यम से लागू करेगा, सीधी बात। और ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसर सृजित करने हेतु सोलर दीदियों का सौर ऊर्जा उपकरणों की स्थापना, संचालन, रखरखाव, जागरूकता अभियान चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो उनका स्थापना कर सके, संचालन कर सके, रखरखाव कर सकते आदि जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि उनको प्रशिक्षित किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग करने के साथ साथ घर घर तक सौर बिजली पहुंचनी संभव हो सकेगी। उद्देश्य देखें तो इस योजना के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया जाए और आर्थिक रूप से सक्षम और समर्थ किया जाए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीण समुदाय में इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आजीविका का संवर्धन हो। सौर ऊर्जा उत्पादन में मरम्मत है, रखरखाव है के लिए स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ विकसित किया जा सके। सरकारी योजना और अनुदान में ग्रामीण समुदाय को जोड़ना है, तो सरकारी योजनाएं, अनुदान है, उनमें ग्रामीण समुदाय को जोड़ा जा सके। जीरो कार्बन नेट के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। जो हमारा जीरो कार्बन नेट है 2070 तक, उसको प्राप्त करने में सहायता करेगा। सौर ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से प्रदूषण को कम करने में सहयोग मिलेगा।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से मिल सकेगी। चयन प्रक्रिया के मापदंड देखें तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए और 12वीं के पास ही है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। आयु होनी चाहिए 20 से 45 वर्ष के बीच में। आजीविका के तहत गठित किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। तो ये 4 योग्यताएं होनी चाहिए। 10वीं पास तो कम से कम होनी चाहिए। अगर 10वीं पास के साथ अगर 12वीं पास मिलती है तो उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ में 20 से 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए और ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए और स्वयं सहायता समूह की संगठन में सदस्य होनी चाहिए। सोलर दीदी का चयन परियोजना की शुरुआत 3 साल के लिए या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के लिए किया जाएगा। सोलर दीदी का चयन है परियोजना की शुरुआत 3 साल के लिए या परियोजना की अवधि जो भी कम हो उसके लिए किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु 2 सोलर दीदियों का चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान का निर्धारण है क्रियान्वयन समिति के द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान का निर्धारण है कौन प्रशिक्षण देगा, इसका निर्धारण क्रियान्वयन जो समिति है उसके द्वारा किया जाएगा। प्रोत्साहन और मानदेय के बारे में बात करें तो सोलर दीदी को 2000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। प्रारंभिक 12 माह तक उक्त मानदेय सोलर दीदी द्वारा दिए गए सफल प्रशिक्षण उपरांत ग्राम पंचायत क्षेत्र में सोलर संबंधी किए गए कार्यों को निष्पादन के आधार पर देय होगा। अगली है मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण विकास करना ताकि राज्य का लक्ष्य है जो 2475 है उसको पार किया जाए। तो प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तो बने, तालाब बने, उनका निर्माण करना, उनका विकास करना। प्रत्येक अमृत सरोवर के लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर के जल धारण क्षमता के साथ न्यूनतम 1 एकड़ यानी कि 0.4 हेक्टेयर का तालाब क्षेत्र होगा। तो 1 एकड़ मतलब 0.4 हेक्टेयर का तालाब क्षेत्र होना चाहिए। 10,000 क्यूबिक मीटर के जल धारण क्षमता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के बारे में बात करें तो ये भी एक रहने वाला है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हैं जैसे PVTG है, कोई सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया गया है। मिशन के उद्देश्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास करना है। 12 जिले के सभी 8 पंचायत समितियों के निवारक आपके PVTG के परिवारों के लिए आवास निर्माण हेतु 2 लाख रुपए और शौचालय जो आवास है शौच आवास निर्माण हेतु कुल आपके 2.37 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें से 2 लाख रुपये आवासीय के लिए और स्वच्छ भारत मिशन शौचालय के निर्माण हेतु 12,000 रुपये, मनरेगा के तहत 25,290 रुपये आपके अकुशल मानव दिवस के परिश्रमी के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है। पक्के आवास अथवा सरकारी कर्मचारी वाले परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। तो पक्के आवास और सरकारी कर्मचारी वाले परिवार इसमें योजना में शामिल नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 20 नवंबर 2016 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की घर बनाने मरम्मत करवाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये आपके 20 नवंबर 2016 में ये प्रारंभ कर दी गई थी और इस योजना के अंतर्गत आपके लाभार्थी का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 के डाटा के आधार पर किया जाएगा और इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये की राशि शौचालय के निर्माण हेतु दी जाएगी। तो 1,20,000 ये होगी प्रधानमंत्री आवास योजना पढ़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 में की गई थी ग्रामीण क्षेत्र में। तो 1,20,000 साथ में 12,000 ये और 90 दिन का आपके मजदूरी करेगी वो अलग से। केंद्र और राज्य सरकार का वित्त पोषण होगा 60:40। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लेड्स के बारे में बात करें तो ये दिसंबर 1993 में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य था कि सामाजिक और आधारभूत सुविधाएं तथा जनोपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन किया जा सके और इस योजना के अंतर्गत सर्जित जो परिसंपत्ति है उसका स्वामित्व सरकार में निहित होता है। इस योजना अंतर्गत आपकी क्या है, प्रमुख रूप से आपकी जो सुविधाएं आधारभूत सुविधाएं हैं, सामाजिक और आधारभूत सुविधाएं तथा जन उपयोगी जो परिसंपत्तियाँ हैं
उनका आपकी सर्जन किया जा सके और इसका योजना का सर्जित जो परिसंपत्ति होगी स्वामित्व सरकार का निहित होगा। इस योजना के अंतर्गत आपके प्रत्येक लोकसभा जो सांसद है अपने संसदीय क्षेत्र या राज्यसभा सांसद संपूर्ण राज्य के किसी भी जिले में, राज्यसभा का सांसद है वो संपूर्ण राज्य में किसी भी जिले में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का तक की राशि की कार्य हेतु जिला कलेक्टर की अनुशंसा कर सकेगा और मनोनीत सदस्य देश के किसी राज्य के किसी भी जिले में काम चुन सकता है। यही विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई लोकसभा का सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में, राज्यसभा का सांसद संपूर्ण राज्य के किसी भी जिले में, लेकिन अगर कोई मनोनीत है तो वो पूरे देश के किसी भी राज्य में किसी भी जिले में कर सकता है कलेक्टर की अनुशंसा से। गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र राज्य की बाहर भी देश में पुनर्वास हेतु 1 करोड़ रुपए तक स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करवा सकता है। ऐसी स्थिति हो जाए, गंभीर प्राकृतिक आपदा हो जाए तो उसी स्थिति में सांसदों को कुल फंड का कम से कम 15% अनुसूचित जाति SC को और 7.5% आपके अनुसूचित जनजाति ST को, ये इनको भी आरक्षण दिया गया है संसदीय आपके जो कोष है इसमें भी। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 90 के दौरान केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में की गई थी। इस योजना का संचालन गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है और ये कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास, वहाँ की आबादी की सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उसमें संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। राजस्थान में ये कार्यक्रम 5 सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और फलोदी के 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जो सीमा क्षेत्र हैं उनके कार्य विकास के लिए 1985-90 में जो पंचवर्षीय योजना थी 7वीं, उसमें केंद्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम है और इस योजना का संचालन गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा होता है। कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे के लिए किया जाता है। वहाँ की आबादी में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास के लिए किया जाता है। तो बाड़मेर हो गया एक, बीकानेर हो गया, गंगानगर, जैसलमेर, तो ये 4 तो पहले थे और अब 5वां भी आपको पता है बॉर्डर पे है फलोदी, तो इसे 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। चलो अब राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजनाएं आ चुकी हैं, तो अभी इस टॉपिक को एक बार यहीं कंप्लीट करेंगे, अगली कक्षा में इसे आगे और बढ़ाएंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।